हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती विज्ञापन जारी हो गया, टीचिंग पोस्ट के भी और नॉन टीचिंग पोस्ट के भी, है ना। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया बेसिस पर कंपटीशन होगी, तो कैंडिडेट्स तो काफी आएंगे। और अगर आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिर्फ एक बार हुआ है 2023 में, तो वही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, बाकी तो कुछ अवेलेबल है नहीं, क्योंकि पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया रिक्रूटमेंट को और 2023 में फर्स्ट टाइम पेपर हुए हैं इसके। तो प्रीवियस पेपर बोलने से सिर्फ एक ही साल का आइडिया है, और पिछली बार एक ही एग्जाम हुआ था, सिर्फ एक ही पेपर था, लेकिन उसमें जो कॉमन पेपर था, जो भी हिंदी का, इंग्लिश का क्वालिफाइंग पार्ट था, या फिर जो भी कंप्यूटर का और बाकी रीजनिंग के या एनईपी 2020 के क्वेश्चंस, करंट अफेयर, जीके, जीएस, वो सब कॉमन पेपर जो 2023 में था ना, वो अभी भी है 2025 में। ऑल सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ऑल सब्जेक्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, अगर आप पिछले साल का सारा क्वेश्चन पेपर कॉमन पार्ट कर लेंगे ना, तो टीयर 1 इस बार का निकल जाएगा। इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, टीयर 1 भी होगा, और टीयर 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 में पहुंचेंगे, है ना, प्रीलिम्स मेंस की तरह। तो प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो पिछले साल का सब क्वेश्चन पेपर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ ले, क्योंकि टाइम तो कम मिलेगा, डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने एक वीडियो बनाई है, देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसी तरीके की और वीडियोस बनाऊंगी। पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, छोटे छोटे वीडियोज में बना देती हूँ, अलग अलग सेक्शन के, चाहे वो जीएस हो, जीके हो, या फिर कंप्यूटर का हो, जो भी पिछले साल के सारे क्वेश्चंस मिला के एक एक करके मैं वीडियोस बना दूंगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सबसे पहले तो जो है ना, मैंने हिंदी ही ले लिया है, क्योंकि एक हिंदी होता है कि इसके बाद सारे पार्ट्स जो है ना 1 बाय 1 कवर में करने का सोच रही हूँ। तो जनरल हिंदी, ये एक पेपर मैंने लिया, प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। अब इसमें सबसे पहले जो आया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले आया था कि गद्यांश को, मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको दिया है, 131 से 133 सिर्फ इस पे ही था, तो इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, मतलब इसी गद्यांश से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आसान होता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, अच्छा स्कोर करने के लिए। तो क्वालिफाइंग होता है, ये हिंदी वाला जो पोर्शन होता है ना, क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेश करता मतलब जो उपदेश देते हैं, जो स्पीच देते हैं कि मतलब ये करो वो करो, उनको बोलते हैं उपदेश करता। यदि उपदेश करता की कथनी और करनी, कथनी का मतलब होता है जो बोलते हैं, है ना, कि ऐसे करो वैसे करो, और करनी मतलब जो हम एक्चुअली प्रैक्टिकली करते हैं। अगर कथनी और करनी में अंतर ना हो, अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण में कहीं अधिक पड़ेगा, है ना। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस पर कोई उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये तो बहुत सिंपल है कि जो भी उपदेशकर्ता बोलते हैं वो खुद उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो उसको ज्यादा लोग वैल्यू देंगे, और अगर बोलते कुछ और है करते कुछ और है तो उसको कोई वैल्यू बाद में नहीं देने लगता। तो बहुत सिंपल सी बात है। इस पे 4-5 131 से लेके 133 तक के क्वेश्चन के आंसर बहुत आसान लगेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में, अब इसमें जो टिक मारा हुआ है ये किसी स्टूडेंट ने मारा है, तो ये जरूरी नहीं कि ये सही है, इस पे ध्यान नहीं देना है। निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है, तो सबसे सिंपल है, क्या करना आसान नहीं है, जो उपदेश देते हैं उस पर अमल करना आसान नहीं होता, चाहे वो उपदेश करता ही क्यों ना हो। अगर उपदेश तो दे लेते हैं लेकिन उस पर अमल करना आसान नहीं होता, तो इसको ज्यादा इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जो भी उपदेश देते हैं उसको अमल में लाना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड नंबर 131 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 132 में लिखा है, किस लोग किस पर उपदेश नहीं देते। कर्तव्य निष्ठा, सदाचार, धर्मपरायणता, ईमानदारी पर। लोग किस पर उपदेश नहीं देते, तो इसका क्या आपको सही आंसर लग रहा है? इसका सही आंसर क्या लग रहा है? तो आपको प्रश्न का उत्तर इसमें ही ढूंढना है, इसमें जो लिखा है वही। वैसे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि सदाचार,
ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते। सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते। तो अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन है? सदाचार, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, है ना। तो इसी में आंसर दिया हुआ है, छुपा हुआ है आंसर उसी में, उसी से ढूंढना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। उस पर ही जो उसमें जो लिखा है गलत लिखा है तो गलत, सही लिखा है उस पर ही पढ़ के आंसर करना है। पैसेज वाला में वही होता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, उसमें पैसेज में जो लिखा है वही उससे ढूंढना है। चलिए तो 133 में देखेंगे, बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब आप उस पर अमल करके दिखाए, है ना। जब आप, ये तो उसमें रीड किया था ना हमने कि जब आप उस पर खुद अमल करते हैं तभी उसका वैल्यू होता है, कोई भी वैल्यू तभी देता है जब। तो ये 133 हो गया। चलिए अब और देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है इस पे। तो 3 ही क्वेश्चन थे इस पे, 131 टू 133 ये पैसेज पे। उसके बाद 134 में क्या है वो चेक कर लेते हैं। एक बार इसको कंफर्म कर देती हूँ, 132 का आंसर रहेगा 3 नंबर, धर्मपरायणता, ठीक है। और इसके बाद बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब आप उस पर सब एक जैसे लगेंगे, सही सही लगेंगे, लेकिन जो उसमें पैसेज में लिखा है जब आप उस पर अमल करके दिखाएं तभी वो 133 का करेक्ट आंसर रहेगा। जब आप कोई आंसर नंबर 4। अभी ये खत्म हो गया, इस पे 3 ही क्वेश्चन थे। अभी स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है तल्लीन, परमार्थ, कुशासन और वार्तालाप। इसमें स्वर संधि और एक व्यंजन संधि रहता है ना, तो स्वर संधि वाला कौन सा शब्द नहीं है? सही आंसर रहेगा तल्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 134 में कि कौन से में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, कौन सा स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो तल्लीन को आप ब्रेक करेंगे तो तत् प्लस लीन हो गया, परम में परम प्लस अर्थ हो गया, कुशासन में कु प्लस शासन हो गया, वार्तालाप में वार्ता प्लस आलाप। तो देखिए जिसमें इस टाइप का रहेगा ना, त पे हलंत या द पे हलंत या म पे हलंत और फिर यहां से आपका एक वर्ड शुरू होगा, तो वो स्वर संधि नहीं रहता है। स्वर संधि में आपको हलंत पे कभी खत्म शुरू नहीं होता है, जैसे तत् हो गया या फिर इसी टाइप के, और शट हो गया, दिक हो गया, है ना, दिक प्लस हो गया, ऐसे जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, दिक हो गया, दिक प्लस समथिंग, है ना, या फिर शट प्लस समथिंग। तो वो जो है जैसे शट प्लस समथिंग, शट, ऐसे शट लिखा है प्लस समथिंग, तो ये जो है ना कभी स्वर संधि नहीं होता है। तो तल्लीन जो है ना, शॉर्ट में अगर समझना है फिलहाल तो इस पे डिटेल्ड वीडियो भी हो सकती है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक और होता है ना विसर्ग संधि, तो उसके एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। पर फिलहाल के लिए जो भी ऐसे खत्म हो रहा है दिक प्लस, शट प्लस, तत् प्लस या इसी प्रकार के और भी, तो वो जो है स्वर संधि नहीं होगा। बाकी परम प्लस अर्थ, कु प्लस शासन, वार्ता प्लस आलाप, ये सब आपके स्वर संधि में आ जाएंगे। स्वर संधि में भी अलग अलग टाइप है, बट स्वर संधि में आएंगे, बट ये पहला वाला स्वर संधि में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 में लिखा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ईएमआरएस का, टीजीटी साइंस का या सोशल साइंस का मैंने लिया है। जो कॉमन पार्ट है वो सब में कॉमन है ना, इसलिए इसमें विलोम शब्द के आधार पर, एक सेकेंड क्वेश्चन पूरा देख लें। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। असंगत मतलब जो सब पेयर दिए हुए हैं आपको, जोड़े दिए हुए हैं ना, तो जोड़े जो है ना एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत है, विलोम है मतलब। तो इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जो विलोम शब्द नहीं है, एक दूसरे का विलोम नहीं है, ये पूछ रहा है। असंगत होने का मतलब है कि कौन सा जोड़ा ऐसा है जो विलोम एक दूसरे का नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा आपको विलोम शब्द पढ़ना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो उन्नति का अवनति होता है, ये सही है। इसके बाद आपका रह गया कि तीव्र का मंद, तीव्र मतलब तेजी से, तो उसका मंद होता है। उन्नति का होता है प्रोग्रेस करना, तो अवनति का हो गया कि प्रोग्रेस नहीं करना, उसका जस्ट अपोजिट मतलब मतलब प्रोग्रेस नहीं करना, अवनति। और तीव्र का मन ठीक है। दुर्लभ है तो उसका सुलभ, मतलब दुर्लभ है बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो सुलभ है कि बिल्कुल आसानी से मिल जा रहा है। तो ये सही सही बैठ रहा है। निंदा का जो उल्टा होता है ना वो प्रार्थना नहीं होता। निंदा मतलब हो गई चुगली, चुगली का उल्टा प्रार्थना नहीं होता है ना।
निंदा का मतलब हो गया चुगली, चुगली टाइप का करना, तो उसको क्या होगा, उसका अगर विलोम शब्द बोलेंगे भी तो प्रशंसा हो सकता है, बट प्रार्थना नहीं होगा। तो इसका जो असंगत है वो है 135 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 136 में कि जातिवाचक वाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इसमें क्या क्या लिखा है, गंगा, राम, काशी, नदी। तो गंगा, राम, काशी अलग है ना, व्यक्तिवाचक है ना, तो नदी क्या है, जातिवाचक है। एक जाति का बोध करा रहा है कि नदी है ना। अब पेड़ लिखेंगे मतलब पेड़ जाति, मतलब इस तरीके से एक जाति का, एक पूरे समुदाय को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। और गंगा बोला तो वो स्पेसिफिक हो गया, राम बोले तो श्री राम बोले तो, या किसी व्यक्ति का भी नाम रखा तो वो स्पेसिफिक हो गया, काशी बोले तो वो भी स्पेसिफिक हो गया, खास हो गया। बट नदी बोला तो एक पूरा समुदाय को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे में वो जातिवाचक संज्ञा कौन हो गया, नदी हो गया। जैसे पहाड़ कहा तो फिर वो जातिवाचक हो गया है ना। और अगर किसी खास पहाड़ का नाम ले लिया तो फिर किसी खास का, जैसे कि हिमालय पर्वत का ही नाम ले लिया तो फिर वो जातिवाचक नहीं रहा है ना। तो पहाड़ जब तक बोल रहे हैं तब तक पठार बोल रहे हैं, नदी बोल रहे हैं, जंगल पेड़ बोल रहे हैं, तब तक जातिवाचक है। तो नदी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द एंटोनिमस, सिनोनिमस ये पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से 100-200 पूरा जो है ना सेट बना के आपके लिए लेके आऊंगी कि ये पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची नहीं है। तो समानार्थी शब्द, तो इसमें ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन सा नहीं है, इंद्र का सुरपति है, इंद्र का सुरेंद्र है, पुरंदर है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो मनोज है। ये अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, ये मनोज इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो करेक्ट। अब कभी कभी देखे उल्टा पूछते हैं तो उस पर भी ध्यान रखना होता है। हड़बड़ में हम वो भी ध्यान नहीं रखते कि सीधे पूछ रहे हैं कि कौन सा पर्यायवाची शब्द है पूछ रहे हैं या पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है, लग रहा है मुहावरा है नेक्स्ट जो है वो पूछ रहे हैं कि सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ। अब इसमें आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सब एक जैसे ही लग रहे हैं है ना। आप ध्यान देंगे तो सब एक जैसे लग रहे हैं। सोने में सुहागा, किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचना, अच्छी चीज को और अच्छा हो जाना, लाभ का दोगुना हो जाना, सोने में सुहाग मिलना। सोने में सुहाग मिलना ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। अब इसमें सोने में सुहागा कोई जरूरी नहीं है कि लाभ की ही बात हो रही है। कभी कभी किसी इंसान के लिए भी हम बोलते हैं कि ये एक तो पायलट है, ऊपर से मतलब रिच भी है, पहले से रिच है और अभी पायलट भी बन गए। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हम किसी इंसान के गुण के भी बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, लाभ की ही बात नहीं होती है। सोने में सुहागा होना मतलब ठीक है, मतलब कोई चीज अच्छी है तो और अच्छा होना, उसमें और अच्छा गुण होना, डबल होना जरूरी नहीं है। इसमें लिखा है कि लाभ का 2 गुना हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अच्छा है तो और अच्छा हो रहा है, ये जरूर सटीक है, इसके लिए सही है इसके लिए। अब हाँ अगर कोई ऑप्शन उल्टे पुल्टे और ऑप्शन दिए हो, फिर ये सारे ऑप्शन दिए हो तो लगभग इसमें से एक और, लेकिन इन चारों में से सबसे सटीक की बात अगर की जा रही है तो अच्छा है तो और अच्छा हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट पूछ रहे 139 में कि निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। तो जब आप इसको 2 पार्ट में विग्रह करेंगे ना, तो विग्रह करने में को आ जा रहा है या फिर से आ जा रहा है, को से आ जा रहा है, के लिए आ जा रहा है, का आ जा रहा है, में आ जा रहा है, तो फिर वो तत्पुरुष समास है। अब जैसे मदांध, मदांध मतलब मद में अंधा। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को आ गया ना, में आ गया, को आ गया। जल पिपाशु मतलब जल, जल के लिए या जल का पिपाशु मतलब को, का, में, से कुछ तो आ रहा है, की, को, का, में, से, तो तत्पुरुष है। लेकिन नराधम में नर प्लस अधम हो जा रहा है। अगर आप इसको विग्रह करेंगे तो नर प्लस अधम, नर प्लस अधम, तो इसमें का, को, की, से, में कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप इसको विग्रह करें किसी भी शब्द को तो उसमें को, का, के, की, से कुछ आना चाहिए, तो वो तत्पुरुष समास हुआ, नहीं तो फिर वो तत्पुरुष नहीं है। इन सब पे तो डिटेल वीडियो वैसे बनती है, शॉर्ट में देखना है तो नराधम
तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आप देखेंगे तो देख के ही आप बता देंगे। निम्नलिखित में अशुद्ध मतलब रॉन्ग कौन सा है, शब्द जो वर्ड है वो गलत कौन सा है। धोखा सही है, हिंदुस्तान आपने बहुत बार लिखा होगा, हिंदुस्तान सही है, दुष्कर सही है। सीधा के साथ ना साधा नहीं होता है, सीधा के साथ होता है सादा। सीधा सही है, सीधा के साथ होता है सीधा सादा, मतलब सीधा भी है और मतलब कोई टेढ़ी बात नहीं करता, और सादा है मतलब सिंपल भी है ना। तो सीधा के साथ साधा शब्द का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। सीधा सिंपल है और सादा है, मतलब सिंपल है, स्ट्रेट है और सिंपल है किसी व्यक्ति के बारे में। तो सीधा सादा अशुद्ध है, सीधा साधा यहाँ जो लिखा है ना वो अशुद्ध है, सादा लिखेंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिलहाल हमने कौन सा किया, 150 तक है हिंदी के क्वेश्चन जो पिछले बार आए हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 140 से 143 फिर से एक पैराग्राफ दे दिया है, गद्यांश दे दिया है। इंग्लिश में पैराग्राफ बोलेंगे, हिंदी में गद्यांश दे दिया है। उसको अभी पढ़ना है, पढ़ के फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उस पर बेस्ड वही उससे ही आंसर करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, इसमें जो लिखा है उसमें ढूंढ के आपको सही सही लिखना होता है, ठीक है। तो पहले मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है, 141, 142, 143, 3 क्वेश्चन के लिए आपको इतना पढ़ना है। फटाफट पढ़ेंगे। भाषा का मौखिक प्रयोग ही भाषा का मूल रूप है, इसलिए बोलचाल की भाषा को ही भाषा का वास्तविक रूप माना जाता है। मौखिक रूप से जो बोलते हैं ना वही बोल रहे हैं कि भाषा का मूल रूप क्या है, मौखिक में जो हम बोल रहे हैं, इसलिए बोलचाल की भाषा को ही भाषा का वास्तविक रूप माना जाता है। यद्यपि कुछ भाग कट गया है, फोटो लिया तो, यद्यपि भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही विकसित हो गया है। तो ये सब अंडरलाइन कर लेना है कि लिखित रूप किस चीज के साथ विकसित हुआ है, सभ्यता। परंतु मानव जीवन में लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऑफ कोर्स इसका मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है कि हम अपने दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य मौखिक भाषा द्वारा ही संपन्न करते हैं। हास, परिहास, वार्तालाप, विचार विमर्श, प्रवचन और भाषण में मौखिक भाषा का ही उपयोग होता है। तो ये भाषा पे है, मौखिक और लिखित। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही, इसमें से ही ढूंढना है ना। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही जो है भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसका सही आंसर है 1। पैसेज में से ही आंसर करना है, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, उसमें से जो है उसको ढूंढ के लिखना है। निम्नलिखित में से किसमें मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है, तो अब इसमें से ही ढूंढना है। इसमें से अभी क्या क्या लिखा है, इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिया, हास, परिहास, वार्तालाप, प्रवचन और भाषण। हास, परिहास, वार्तालाप, विचार विमर्श, प्रवचन। हास, और देखने की भी बात है कि लेखन में मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है। वैसे अगर यहाँ दिमाग लगा ले तो वो भी चलेगा, लेखन में मौखिक भाषा का, मौखिक मतलब मुंह बोल रहे हैं तो, जब बोल रहे हैं तो मौखिक बोलते हैं उसको, जब लिख रहे हैं तो लेखन हो गया। भाषा का, तो इसका क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर हो गया लेखन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 142 के बाद 143। भाषा का वास्तविक रूप है जन भाषा, लिखित भाषा, लोक भाषा, मौखिक भाषा। अभी यही बताया ना कि वास्तविक तो मौखिक ही है, क्योंकि ज्यादातर हम जो है मौखिक भाषा ही यूज करते हैं और बाद में लिखित भाषा का कम यूज करते हैं। तो 143 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 144। निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दुर्वस्था, जगत गुरु, उपयुक्त, अनाधिकार। तो इसमें से कौन सा जो है ना अशुद्ध है ये चेक करना है। 144 में अशुद्ध कौन सा आपको लग रहा है, तो इसका जो दुरावस्था होता है, दुर्वस्था नहीं होता। दुर्वस्था ऐसा कुछ शब्द नहीं है, दुरावस्था होता है। जगत गुरु सही है। उपयुक्त हम लोग कितनी बार लिखते हैं ना, उपयुक्त दिए गए वाक्य में उपयुक्त ठीक है, अनधिकार ठीक है। दुर्वस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है। दुरावस्था अगर आपने कभी इसको पढ़ा होगा तो दुरावस्था होता है, दुरावस्था। दुरावस्था मतलब दुअवस्था, मतलब बुरी अवस्था। अब इसको तोड़ेंगे, संधि से विच्छेद करेंगे तो दु प्लस अवस्था, तो दुर प्लस अवस्था, तो मतलब ये वाला जो है ना संधि के नियम से अशुद्ध है, दुरावस्था होता है, दुर्वस्था नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। इसमें बोले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है, तो कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा गलत है। तो बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, आदि से अंत तक
आद्यापांत लिखा है या कुछ ऐसा लिखा है। आयोजन करने वाला प्रायोजक, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। तो ये बिल्कुल सही है, अधिक दिनों तक जीने वाले। हम लोग देखते हैं ना गांव में आशीर्वाद भी देते, चिरंजीवी भवा, मतलब बहुत जियो, है ना, तो ये सही है। जो आयोजन करता है तो हम बोलते हैं ना कि यही प्रायोजक है इसके, ये जो अभी हो रहा है प्रोग्राम फंक्शन, इसके प्रायोजक मतलब यही आयोजन कर रहे हैं। बुरा आचरण करने वाले को ये दुराचारी इंसान है, सही है। तो ये जो है ना गलत है। आदि से अंत तक ये शब्द भी ऐसे गलत ही लग रहा है मुझे, आद्यान सांता क्या लिखा है, मतलब वर्ड भी इनअप्रोप्रिएट लिखा है। 145 का जो सही जोड़ा नहीं है, असंगत जोड़ा है, रॉन्ग है जो, वो है नंबर 2। अभी मैंने हिंदी करके दिया, और भी मैं करके दूंगी अलग अलग जो सॉल्व अगर